5 मिनट क्लास लेट हो गई है आज थोड़े से। हाँ जी, आइए। गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? आप सभी को मेरा नमस्ते। आइए फिर, क्लास नहीं चल रही, अब चल गई बेटा क्लास। आज चलने में ही 4 से 5 मिनट लेट हो गई थी, मेरी मिस्टेक है वो, मैं स्टूडियो में आज थोड़ी लेट पहुंची। आइए फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? हम ह्यूमन टिश्यूज या एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे। हमारे बॉडी में जो सेल्स आपस में मिलकर जो ग्रुप बनाती हैं सेल्स का, उसी को हम टिश्यू, उसी को हम उत्तक कहते हैं। और कल मैंने पढ़ाया था आपको कि आपके जो टिश्यूज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फटाक से रिवाइज कर ले। हमारे बॉडी में टोटल 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से? एनिमल टिश्यू या ह्यूमन टिश्यू टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, कल मैं पढ़ा के गई, उसके बाद एक बच्चा मुझे कह रहा इंस्टाग्राम पे, मैम एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं? याद रखिएगा, एपिथेलियल और एपिथेलियम, देखो स्पेलिंग एपिथेलियल और एपिथेलियम भी लिखा हुआ ना, दोनों सेम होते हैं, दोनों एक ही टिश्यू होते हैं, एक ही उत्तक होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, तो आपको याद होना चाहिए कि कल हमने पढ़ा था 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से? तो आप बताओगे बेटा एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू, जिसको हम उपकला उत्तक कहते हैं, और दूसरा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जिनको हम जटिल उत्तक या संयोजी उत्तक कहते हैं, और तीसरा जो आता है आपका वो आता है मस्क्यूलर टिश्यूज, और फोर्थ पे आता है न्यूरल टिश्यू, जिसको हम तंत्रिका उत्तक कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था नंबर 1 वाला, जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ठीक है विनीत बेटा, आपको नहीं पता इस चैप्टर को कैसे पढ़ना होता है, आपको नहीं पता है कैसे पढ़ना होता है इस चैप्टर को। ठीक है, आज थोड़ा पढ़ लो, ध्यान दो पढ़ाई पे। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो, अगेन आपको मैंने कल पढ़ाया था, 3 टाइप के होते हैं। स्क्वैमस होता है, दूसरा आप बताओगे बेटा क्यूबोइडल, और तीसरा होता है कॉलमनार, सल्की घनाकार खंबानुमा। उसके बाद हमने पढ़ा था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कहां पे पाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सिंपल जो होता है वो 3 टाइप का होता है, तीनों हमने पढ़ लिया था। ओके, उसके बाद 2 नंबर पे हमने स्टार्ट किया था कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? जो आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं ऑर्गन्स को। और कौन कौन से होते हैं? तो ये हमने कल पढ़े थे, ये 4 टाइप के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 पे आता है कार्टिलेज, जिसको उपास्थि बोलते हैं, और नंबर 2 जिसको एडिपोज टिश्यू, जिसको वसा उत्तक बोलते हैं, और तीसरा होता है ब्लड, जिसको रक्त बोलते हैं, और फोर्थ होता है बोन्स, जिसको हड्डियां बोलते हैं। अब बच्चों, जैसे विनीत सैनी का डाउट है कि मैम टिश्यू आप पूरा नहीं पढ़ा रहे हो, सुनो मेरी बात, टिश्यू में ब्लड और बोन्स तो पहले ही पढ़ चुके हैं भाई। ब्लड और बोन तो मैं ब्लड का पूरा चैप्टर पढ़ाया होगा आपको, डिटेल में ब्लड क्या होता है, ब्लड की सेल्स कितनी होती है, कम से कम 5-6 क्लास पढ़ाया होगा, है ना। और तीसरा जो बोन्स होती है, हड्डियां होती हैं, वो स्केलेटल सिस्टम में पढ़ लेते हैं। तो ये थोड़ी होता है कि दोबारा मैं यहाँ पे 5-5 क्लास पढ़ाने लगूंगी आपको, ऐसा नहीं होता, ये उम्मीद मत करा करो। राइट, वो पीछे की क्लासेस से पढ़ सकते हो। ओके, तो हमने फिर पहला पढ़ा था कार्टिलेज, उपास्थियां क्या होती हैं, ये सारी बातें पढ़ ली थी, उपास्थियां कहाँ कहाँ होती हैं। अब आज हमें स्टार्ट करना है, वो करना है एडिपोज टिश्यू से। एडिपोज टिश्यू वसीय उत्तक क्या होते हैं? एडिपोज टिश्यू याद रखिएगा, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है वो एडिपोज टिश्यू से आता है। अगर हम बात करते हैं बेटा कि एडिपोज टिश्यू कहां कहां होता है और इसका काम क्या होता है, बस आप 2 ही बात याद रखेंगे। एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है? जब भी हमारे बॉडी में फैट ज्यादा होता है, फैट या लिपिड्स, देखो कॉमनली हम फैट बोल देते हैं, बायोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं? हम बायोलॉजी में हम इसको बोल देते हैं बेटा आपको इसको बोल देते हैं हम लिपिड्स, वसा। जब भी हमारे बॉडी में फैट या लिपिड्स के अमाउंट ज्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, तब क्या होता है बेटा? उस एक्सेस फैट या लिपिड्स को स्टोर करता है कौन सा टिश्यू? एडिपोज टिश्यू। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में जब वसा की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो कौन से प्रकार के उत्तकों में संग्रहित होने लग जाती है, स्टोर होने लग जाती है। तो आप बताओगे वो एडिपोज टिश्यू में आपकी स्टोर होने लग जाती है। देखो इस तरीके के होते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं,
उनको एडिपोसाइट कहते हैं, उनको एडिपोसाइट कहते हैं। बेटा वो सही है, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस सही है वो, ठीक है। एडिपो का मतलब होता है जो एडिपोज टिश्यू में होते हैं, और साइट का मतलब होता है सेल। वो सेल जो एडिपोज टिश्यू में होती हैं उनको एडिपोसाइट सेल कहते हैं। अब एग्जामिनर पूछता है कि ये एडिपोज टिश्यू कहां कहां होते हैं हमारे बॉडी में, तो एडिपोज टिश्यू आप बताओगे एक तो लीवर में होते हैं, और साथ में ये स्किन में भी होते हैं, ये त्वचा में भी पाए जाते हैं। और बच्चों जब एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट ज्यादा होने लग जाता है, जब पुष्कर कुमार बेटा ब्राइटनेस सही है, आपको सब कुछ दिख रहा होगा यहां से। अगर ज्यादा ब्राइटनेस कर दूंगी ना तो आपको ये चीजें दिख नहीं पाएंगी। ब्राइटनेस सही है बेटा, आपके फोन का बढ़ा लो थोड़ा सा, ये व्हाइट बैकग्राउंड पे ना फिर ये दिखेंगी नहीं। तो एडिपोज टिश्यू कहां कहां होते हैं, लीवर में भी होते हैं और स्किन में भी होते हैं। अब बच्चों एडिपोज टिश्यू में कैसे कैसे फैट स्टोर होता है वो सुनो। हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने में हम 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, 3 टाइप के पोषक तत्व लेते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, एक होता है फैट। हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने न्यूट्रिशन क्या करा, ज्यादा कर लिया। अब न्यूट्रिशन में क्या ज्यादा लिया, तो आप बताओगे बेटा न्यूट्रिशन में आपने फैट ज्यादा ले लिया, वसा ज्यादा ले लिया। तो यही फैट कहां पर, एडिपोज टिश्यू में जाके जमने लग जाता है, जमने लग जाता है। और जब ये फैट एडिपोज टिश्यू में ज्यादा जाके जम जाता है तो इसी से ही आपको ओबेसिटी भी हो सकता है। ओबेसिटी का मतलब होता है बेटा मोटापा, मोटापा बढ़ने लग जाता है आपका, आपके शरीर का वजन गेन होने लग जाएगा। ह्यूमन न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में अगर पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, कि जब फैट एक्सेस अमाउंट में लेना शुरू कर देते हो आप, तो आपका ओबेसिटी स्टेज स्टार्ट हो जाता है। ओबेसिटी स्टेज का मतलब होता है कि आपका मोटापा बढ़ जाता है, आपके शरीर का वजन बढ़ने लग जाता है। क्यों लग जाता है, क्योंकि मैंने कहा ये एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे लेयर में होते हैं, लीवर में होते हैं। तो फैट ज्यादा लोगे भाई, न्यूट्रिशन आपने ज्यादा लिया, इम्बैलेंस डाइट खा रहे हो। इम्बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, असंतुलित आहार, यानी कि आपको पता ही नहीं है आप कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, कितना प्रोटीन खा रहे हो, कितना फैट खा रहे हो। तो आपने फैट ज्यादा खा लिया, ज्यादा खा लिया, ये फैट जाके जमेगा कहां पे, एडिपोज टिश्यू में जमेगा। और एडिपोज टिश्यू हैवी होने लग जाएंगे, भारी होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपके शरीर का वजन भी ज्यादा होना शुरू हो जाता है। उसी को आप ओबेसिटी या मोटापा स्टेज कहते हो। और जैसे ही ओबेसिटी स्टेज स्टार्ट होती है तो बहुत सारी बीमारियां भी लगना शुरू हो जाती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल जैसी खतरनाक बीमारी शुरू हो जाती है। राइट, तो ये याद रखिएगा कि एडिपोज टिश्यू एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कहां होते हैं, इनका काम क्या होता है, और अगर एडिपोज टिश्यू में फैट बहुत ज्यादा जम जाता है तो ओबेसिटी यानी मोटापा शुरू हो जाता है। और ये मोटापे वाली चीजें मैं आपको न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। बीएमआई जब आपके बॉडी का 30 से ज्यादा आने लग जाता है तो उसी को ओबेसिटी स्टेज बोलते हैं, वो भी नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं बेटा कनेक्टिव टिश्यू 2 नंबर पे जो आता है वो आता है ब्लड, खून। अब ब्लड वाला चैप्टर तो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं। अब आप उम्मीद करोगे ब्लड वापस पढ़े 6 क्लास में, नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। लेकिन ब्लड एक फ्लूइड या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब आप बोलो मैम ब्लड को क्यों बोला आपने टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, उत्तक क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अब देखो खून में भी तो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होते हैं, ये क्या है, ये सारी ब्लड सेल्स हैं, ये सारी क्या है, रक्त कोशिकाएं हैं। तो बच्चा जब इतनी सारी सेल्स का ग्रुप है तो क्या मैं ब्लड को टिश्यू बोल सकती हूँ, जी हाँ मैम बोल सकते हो। किस टाइप का टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जो ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब मैम ब्लड कैसे कनेक्ट करता है, मान लो मेरे ब्रेन को कोई सिग्नल लीवर के पास भेजना है, ये ब्रेन है ना, यानी कि ये जो आपका स्कल है इसके नीचे, जो आपका क्रैनियम है इसके नीचे आपका ब्रेन है, मस्तिष्क है। तो मेरे ब्रेन को कोई सिग्नल लीवर के पास भेजना है, तो ब्रेन तो चल के लीवर के पास जाएगा नहीं, तो ब्रेन क्या करेगा, कोई भी मैसेज है उस मैसेज को खून में डाल देगा, और खून घूमता घूमता जब लीवर के पास जाएगा तो उस मैसेज को वहां ट्रांसफर कर देगा। तो ब्रेन और लीवर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं ना, किसके थ्रू, खून के थ्रू। तो क्या हम बोल सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि ब्लड ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, जी हाँ, इसीलिए ब्लड को हमने कनेक्टिव टिश्यू बोल दिया। और याद रखिएगा ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं
कौन सा, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो 2-3 क्वेश्चन मैंने हाथों हाथ बना दिया अभी। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो हार्डेस्ट है? तो बोन्स, हड्डियां, हड्डियां एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू होती है, लास्ट स्लाइड में पढ़ा है हमने, और सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। अब आपसे पूछ ले कौन सा टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड स्टेट में होता है, जो तरल अवस्था में होता है, तो वो कौन सा है बेटा? वो ब्लड है। ब्लड कितना होना चाहिए? 5 से 7 लीटर होना चाहिए। ब्लड में कौन कौन सी सेल्स होती हैं? ये सेल्स होती हैं। खून का काम क्या है? खून में आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, वो सब कुछ वहां पढ़ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे ब्लड नहीं पढ़ेंगे, राइट। इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये चैप्टर एनसीईआरटी में तो बहुत बड़ा दिया हुआ है मैम, बेटा मैं ब्लड आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, राइट। चलो अब आता है बोन्स। 4 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कार्टिलेज कल पढ़ा, आज एडिपोज टिश्यू पढ़ लिया, ब्लड के बारे में पढ़ लिया, बोन्स के बारे में। अब चलो हड्डियां भी स्केलेटल सिस्टम में पढ़ लेते हैं हम, तो बोन्स भी यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ाने वाली हूं मैं आपको, राइट। अब बोन्स क्या होती हैं? तो याद रखना बोन्स भी एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू होती है, और ये सबसे ज्यादा रिजिड टिश्यू है, सबसे ज्यादा कठोर या मजबूत टिश्यू है, या स्ट्रॉन्गेस्ट है, आप ऐसे याद कर लो। अब हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, हड्डियां बिल्कुल भी लचीली नहीं होती हैं। कल एक बच्चे ने पूछा था ना कि मैम हड्डी और उपास्थि में जो आपका क्या अंतर होता है, बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होता है? मैंने कल भी बताया था, आज फिर मैं रिपीट कर देती हूं कि बेटा जो आपका हड्डी होता है वो स्ट्रॉन्ग रिजिड होता है, वो बिल्कुल भी लचीला नहीं होता है, हड्डियां मुड़ नहीं सकती, हड्डियां जैसे होती हैं अपने उसी स्ट्रक्चर में, उसी ढांचे में होनी चाहिए। लेकिन जो आपकी कार्टिलेज होती है वो लचीली होती है, जैसे ये देखो, ये देखो, है ना। नेक्स्ट आपसे पूछे हड्डियों का काम क्या है? हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन देना, सॉफ्ट ऑर्गन्स को, उनको प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देना। हड्डियों के अंदर खून बनता है, हड्डियों के अंदर बहुत सारे मिनरल स्टोर होते हैं, है ना, ये सारे के सारे हड्डियों के काम होते हैं। हड्डियां किसकी बनी हुई होती हैं? कैल्शियम सोल्ट की। अब कैल्शियम सोल्ट की क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। हड्डियां कितनी होती हैं? 206 हड्डियों को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र, सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ बोन्स वाले चैप्टर में, राइट। और हड्डियों के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? कोलेजिन प्रोटीन होता है, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ वहां पर। तो अब बोन्स वापस थोड़ी पढ़ेंगे हम, अगर वापस पढ़ने लग जाएंगे तो 4 क्लास इसमें लगेंगी पढ़ाने में, तो वो वहां पे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बेटा। इसलिए आप लोगों को लगता होगा कि मैम टिश्यू जो है वो एनसीईआरटी में तो कम से कम 7-8 पेज का है, आप इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हो। बच्चा पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी। तो ये 4 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज थे। कौन कौन से? एक बार फिर से सुन लो, कौन से ज्यादा होते हैं और कौन से हार्ड होते हैं, कौन से लिक्विड स्टेट में होते हैं, कौन से लचीले होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज 4 टाइप्स के थे। कार्टिलेज सबसे लचीले होंगे, एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है, ब्लड लिक्विड स्टेट वाला होता है, हड्डियां सबसे स्ट्रांग होती हैं, हड्डियां सबसे स्ट्रांग होती हैं। हो गया? चलो अब बात करते हैं, टोटल हमारे बॉडी में 4 टाइप के टिश्यूज थे कि नहीं थे? थे। तो अब इन 4 में से जब हम बात करते हैं बेटा, कौन कौन से? नंबर 1 वाला एपिथेलियल हो गया, नंबर 2 वाला आपके कनेक्टिव टिश्यूज हो गए। अब बच्चों जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ना, इनको एक तो हमने टाइप्स में इनमें डिवाइड कर दिया कि कार्टिलेज हो गया, बोन्स हो गया, है ना, ब्लड हो गया, इनमें अपन ने डिवाइड कर दिया। दूसरा टाइप का सुनो, जो हमारे ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इनको डेंसिटी के आधार पर भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जरा ध्यान से सुनना, इनको कनेक्टिव टिश्यूज को डेंसिटी के बेस पर हम 2 तरीके से, डेंसिटी का मतलब घनत्व है, कौन सा टिश्यू कितना डेंस है ना, उसके आधार पर भी हम कनेक्टिव टिश्यू को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यूज, ढीले कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरे हैं आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू, घने या गहरे संयोजी ऊतक। तो आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि कनेक्टिव टिश्यूज को डेंसिटी के आधार पर कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? आप कहोगे 2। कौन कौन सा? लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ढीले संयोजी ऊतक, घने या गहरे संयोजी ऊतक, ये बात आपको याद रखनी है। अब जरा सुन लो मेरी बात,
कि ढीले में कौन आता है, ढीले कनेक्टिव टिश्यू में कौन आता है, तो वो आते हैं एरियोलर। सेम नाम हिंदी में है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में सेम नाम है। अगर आपसे पूछ ले एरियोलर किस टाइप के टिश्यूज हैं, तो आप बताओगे कनेक्टिव टिश्यू ही हैं, संयोजी उत्तक ही हैं, लेकिन किस टाइप के, लूज, ढीले। दूसरा, घने या डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, पहला है लिगामेंट और दूसरा होता है टेंडन। लिगामेंट, टेंडन, टेंडन को हिंदी में कंडरा भी बोला जाता है। लिगामेंट और टेंडन भी क्या होता है, कोई आपसे पूछे तो आप कहना ये भी टिश्यू है, ये भी उत्तक है। जैसे हमने हड्डियों वाले चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया होगा लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है, हड्डी भी क्या है, टिश्यू। तो ठीक ऐसे ही लिगामेंट और टेंडन भी क्या है, टिश्यू होते हैं बेटा, उत्तक होते हैं। तो ये कैसे हैं, ये गहरे उत्तक हैं भैया। सिंपल सी बात है, जहां पर सेल्स थोड़ी सी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, यानी कि थोड़ी दूर दूर होती हैं, तो उन्हें ढीले कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। जहां पे गहरी होती है सेल्स, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है सेल्स की, उनको हम डेंसिटी के आधार पे घने या गहरे कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। बस आपको एक क्लासिफिकेशन याद रखना है, आपको एक क्लासिफिकेशन याद रखना है कि लिगामेंट किस टाइप के होते हैं और आपके टेंडन किस टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हैं। अब बात करते हैं कि मैम जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो कहां होते हैं, वो कहां होते हैं और उनका काम क्या होता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां होते हैं और उनका काम क्या होता है। दे आर फाउंड इन ऑर्गन्स लाइक लीवर, स्प्लीन एंड अंडर स्किन। ये हमारे यकृत, प्लेहा और स्किन के नीचे की तरफ पाए जाते हैं। इनका जो काम होता है ना मेन, वो होता है सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना। हमारे बॉडी में जो सॉफ्ट ऑर्गन्स का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, उनको प्रोटेक्शन, सुरक्षा देने का काम करता है। अच्छा बच्चों आप सुनो, ऐसे आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कभी शॉपिंग करी होगी ना, मैं बताती हूँ ये एरियोलर टिश्यू होते कैसे हैं। जस्ट एक एग्जांपल दूंगी, आप समझ जाओगे। अगर आपने अमेजोन से शॉपिंग करी होगी तो कभी आपने मोबाइल फोन मंगवाया होगा, तो कोरियर वाला क्या करता है, कैसी है कि बहुत सारे कोरियर पड़े रहते हैं। जैसे अहमदाबाद से आना है मोबाइल, दिल्ली आना है, तो बहुत सारे कोरियर भर के आते हैं ट्रक वरक में। तो उस जो भी बंदा है जिससे आपने परचेज किया मोबाइल, तो वो ये सोचेगा ना ये मोबाइल बिल्कुल भी जैसा मैं भेज रहा हूं वैसा जिस बंदे ने ऑर्डर किया उसके पास अच्छे से पहुंच जाए, ये किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। तो क्या करते हैं, बबल की शीट रैप कर देते हैं। बबल जिनको फोड़ते थे हम बचपन में, है ना, जिनको फोड़ते थे हम बचपन में, टीवी के बाहर आती थी, फ्रिज के बाहर शीट लगी हुई आती थी वो बबल वाली। तो वो क्यों लगी हुई थी, वो ताकि वो जो उसके अंदर टीवी है या फ्रिज है उसको स्क्रैच ना आए, कैमरे की स्क्रीन को स्क्रैच ना आए, मोबाइल फोन को स्क्रैच ना आए। तो वो जो बबल शीट थी वो क्या कर रही थी, वो चीजों को प्रोटेक्शन दे रही थी। ठीक ऐसे ही बबल्स की शीट जैसे ही हमारे बॉडी में सॉफ्ट ऑर्गन्स को, यानी कि जो भी सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों तरफ इस तरीके से एक लेयर बना के रखते हैं, ताकि ये सॉफ्ट ऑर्गन्स को कभी भी कोई धक्का, जैसे ऐसे चल रहे हैं हम, चलते चलते हमें कोई धक्का लग गया तो वो ऑर्गन्स अपनी जगह से ना खिसके, उन ऑर्गन्स पे किसी भी तरीके का कोई स्क्रैच ना आए। स्क्रैच का नाम समझ रहे हो, स्क्रैच का मतलब है कि वहां पर उन ऑर्गन्स में किसी भी तरीके की मांसपेशियां वगैरह में कोई भी मांस वास जो है वो फटे ना। तो वही काम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज करते हैं, ठीक है। और यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं बच्चा, ये ना एक टाइप का केमिकल सिक्रीट करते हैं। और कौन सा केमिकल, हिस्टामीन केमिकल। अरे मैम ये नाम तो हमें सुना सुना लग रहा है, अरे मैम ये नाम तो हमें सुना सुना लग रहा है ना, पढ़ाया था ना ब्लड में, मैंने कहा था हिस्टामीन एक ऐसा केमिकल होता है जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो एलर्जी करवाता है। तो बच्चों जैसे ही ये जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जिनके बाहर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हैं, इनमें एक टाइप की सेल्स होती हैं जिनको मास्ट सेल कहा जाता है। हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है, मास्ट कोशिकाएं कहते हैं हम। और ये मास्ट कोशिकाएं होती हैं, ये हिस्टामीन बनाती हैं और हिस्टामीन एलर्जी करता है। जब भी कहीं पर भी आपके बॉडी में हिस्टामीन निकलेगा आपको एलर्जी होगी। और मैंने कहा था एलर्जी अच्छी होती है ना, एलर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हो रहा है। तो बच्चों अगर किसी ऑर्गन के बाहर ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता तो उस ऑर्गन को पता ही नहीं लगता कि उसमें इन्फेक्शन हो रहा है।
कैसे बच्चा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जहां भी होंगे उनकी सेल्स में एक टाइप की मास्ट सेल होती है जो हिस्टामिन केमिकल निकालती है। तो जैसे ही कहीं पर कोई किसी इंफेक्शन वगैरह हुआ तो ये क्या बना देंगी? हिस्टामिन, और हिस्टामिन से एलर्जी हो जाएगी। तो आप तुरंत आपको पता लग जाएगा कि किसी ना किसी ऑर्गन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, एलर्जी हो रही है, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है मैम, आप तो वो बताओ। मास्ट सेल कौन सी प्रकार के उत्तकों में पाई जाती है? आंसर आपका ऊपर है, एरियोलर संयोजी उत्तक। कौन से उत्तक होते हैं जो हमारे बॉडी के चारों तरफ एक कवर बना लेते हैं पॉलीथीन जैसा, जिससे हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिलता है? अगेन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज कैसे हैं, लूज या डेंस? तो आप बताओगे लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ढीले संयोजी उत्तक होते हैं। ये संयोजी उत्तक ही, बस ये लूज होते हैं। ये कैसे होते हैं? लूज होते हैं। अब अगर आप पूछो मैम डेंसिटी के हिसाब से जो ज्यादा गहरे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो घने या गहरे होते हैं, उनको हम 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा? पहला है लिगामेंट और दूसरा है टेंडन या कंडरा। लिगामेंट और टेंडन का नाम आप बहुत बार सुनते हो, लेकिन आज पहली बार पढ़ा होगा। ये क्या होते हैं? ये टिश्यू होते हैं, उत्तक। कौन से उत्तक? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और कैसे, लूज या डेंस? तो आपको बोलना है डेंस, घने या गहरे होते हैं, गहरे होते हैं। अब जरा बताओ लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट उस टिश्यू को बोलते हैं जहां पर एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई होती है। जैसे देखो ये एक हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है, और ये जो बीच में आपके इन हड्डियों के इस तरीके से यहां पर जो स्ट्रक्चर होगी ना, जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने की स्ट्रक्चर होगी, चाहे ऐसे होगी ऐसे होगी। देखो यहां से भी तो ऐसे लगा हुआ होगा, तो ये हड्डियां आपस में चिपकी रहेंगी ना, सपोर्ट मिलता रहेगा इन हड्डियों को। तो ये हड्डियां आपस में चिपकी हैं, तो जहां पर एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है उसको स्नायु बंधन या लिगामेंट कहते हैं। हिंदी में स्नायु बंधन मत याद करो, हिंदी में बस टेंडन का कंडरा याद कर लेना, क्योंकि हिंदी में लिगामेंट ही आता है। ठीक है बेटा? तो लिगामेंट का काम क्या होता है? 2 हड्डियों को आपस में कनेक्ट करके रखना। अगर किसी के लिगामेंट टूट गए तो ये हड्डियां ऐसे जो जुड़ी हुई थी ना, वो अब ऐसे हो जाएंगी। इसको बोलते हैं बोन डिसलोकेशन। बीमारी होगी, ये हड्डी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर वापिस उस हड्डी को ऐसे मोड़ देगा। अब उसको सपोर्ट किससे देगा? या तो रोड डालेगा या फिर इस हड्डी की कोई और इम्प्लांट डालेगा इसके अंदर, है ना? तो लिगामेंट बोलते हैं ना, फलाना इंसान की लिगामेंट टूट गई है यार, है ना, जिम में गिर गया था, जिम में ज्यादा वजन उठा लेता तो लिगामेंट टूट गया हाथ के, ये हड्डी है ये खिसक गई अपनी जगह से, बोन डिसलोकेट हो गई। तो 2 हड्डियों को आपस में जोड़ के रखने के लिए जो कनेक्टिव, मैंने कहा ना कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? जो कनेक्ट करते हैं, जो कनेक्ट करते हैं। अब 2 हड्डियों को सपोर्ट देना है तो कैसे होने चाहिए? डेंस होने चाहिए बेटा, गहरे होने चाहिए कनेक्टिव टिश्यू। तो गहरे कौन से? लिगामेंट होते हैं। ऐसे ही एक हड्डी को दूसरी मांसपेशी से जोड़ने के लिए जो टिश्यूज होते हैं उनको हम टेंडन कहते हैं। एक हड्डी है और दूसरी मसल है। यहां से मान लो एक इस तरीके से हड्डी आ रही थी और यहां से मान लो नीचे से एक कोई मांसपेशी आ रही थी, तो इस हिस्से में जो टिश्यूज होंगे उनको टेंडन या कंडरा कहेंगे, उनको टेंडन या कंडरा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा लिगामेंट क्या होते हैं, टेंडन क्या होते हैं और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं। तो हमने दूसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए। कल एपिथेलियल पढ़ा था, एपिथेलियल का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, पूरा पढ़ लिया था। आज हमने कौन सा पढ़ लिया? एक बार फटाक से 2 मिनट में रिवाइज करवा दूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो किसी टाइप का। ठीक है, चलो सुनो, अपने पढ़ लिए इस टाइप के। यहां से देखो हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, पहले कार्टिलेज, दूसरे एडिपोज, तीसरा रक्त और चौथा बोन्स यानी हड्डियां। फिर सबसे पहला पढ़ा कार्टिलेज क्या होती है, कहां होती है, इनके कैरेक्टर्स पढ़े। फिर एडिपोज टिश्यू पढ़ा, कहां होते हैं, कहां पाई जाती है, इनके अंदर कौन सी सेल्स होती है, इनका काम, इनका एक ही काम होता है फैट को स्टोर करना भैया। और जब ज्यादा फैट हो जाता है ना तो ऐसे येलो कलर के पीले पड़ने लग जाते हैं, जिसको कोलेस्ट्रोल जमना कहते हैं हम।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चा ब्लड, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज हम पढ़ चुके हैं। बोन्स भी एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि स्केलेटल सिस्टम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को हम दो कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं। किसके आधार पे? उनके अंदर जो सेल्स हैं वो कितनी लूज है, कितनी डेंस है। तो लूज वाली जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं बेटा, आप बताओगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। और ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज क्या काम करते हैं? तो बच्चा एक तो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि एलर्जी के लिए इनके अंदर मास्ट सेल पाई जाती हैं। और दूसरा, ये सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। उनके बाहर मेम्ब्रेन्स, झिल्लियां बनाने का काम करते हैं। उनके बाहर पॉलीथीन जैसी स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि वो ऑर्गन है वो अंदर सेफ रहे, सुरक्षित रहे। राइट? फिर हमने पढ़ा डेंस वाले दो टाइप के होते हैं, लिगामेंट एंड टेंडोन। अब लिगामेंट का क्या काम होता है, टेंडोन का क्या काम होता है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना? ओके, ठीक है। अब पढ़ते हैं तीसरे टाइप का। पहला कौन सा? थोड़ा टफ लग रहा होगा ना, कंफ्यूजन चल रहा होगा क्लासिफिकेशन में, नहीं होना इतना कंफ्यूज। नंबर 1 पे था एपिथेलियन, नंबर 2 पे था कनेक्टिव, अब तीसरा आ गया आपका मस्क्यूलर टिश्यू। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम मसल्स के बारे में नहीं पढ़ाया, मस्कुलर सिस्टम नहीं पढ़ाया। अब जितना यहां पढ़ना है उतना ही मस्कुलर सिस्टम में पढ़ना होता है, बस यहां पढ़ लो। आपने 5-6 क्वेश्चन देखे होंगे, देख लो मसल से कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ी मसल कौन सी होती है, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, मांसपेशियों का काम क्या होता है, मांसपेशियों का कलर कैसा होता है, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है, बस ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और मांसपेशियां कितने टाइप की होती हैं। राइट? चलो, मस्कुलर टिश्यूज, पेशी उत्तक या मांसपेशीय उत्तक। भाई मांसपेशी क्या होता है? मांस, जिसको आप मांस बोलते हो। ये आपका शरीर है, शरीर में जहां जहां हड्डियां हैं उसके बाहर इस तरीके से लाल कलर का मांस है। अगर ये स्किन की ये बाहर वाली लेयर फट जाए तो अंदर क्या निकलेगा? अंदर मांस निकलेगा। तो उसी मांस में क्या? ये मसल्स होती हैं, है ना? यही मसल से ही आपका मांस बना हुआ होता है, तो यही मस्कुलर सिस्टम होता है। बात करते हैं मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, तो आप बताओगे बच्चा मांसपेशियों का काम क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं मांसपेशियों का काम क्या होता है, बेटा मांसपेशियों का काम होता है हमारे बॉडी में मूवमेंट करवाना। मैं ये इस तरीके से ऐसे ऐसे उठ रही हूं, बैठ रही हूं, भाग रही हूं, दौड़ रही हूं, हाथों को ऐसे करा, ये सब हड्डियों की वजह से नहीं है, ये मसल्स की वजह से है। मांसपेशियों का काम होता है, हड्डी जहां है वहीं रहती है, हड्डी नहीं हिलनी चाहिए अपनी जगह से, नहीं तो टूट गई हड्डी, अब रोड डलेगी आपको। हड्डियों के बाहर जो मांस लगा हुआ होता है उसमें एबिलिटी होती है किसकी? मूवमेंट की। तो आपके बॉडी में जितने भी पोस्चर आप बना रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, पसीना आया ऐसे पहुंच लिया, ये सारे मूवमेंट कौन करवाता है? मसल्स करवाती है। इसीलिए एक भागते हुए इंसान की यहाँ पे फोटो लगी है। मसल्स के अंदर जो सेल्स होती हैं वो सेल्स क्या, उनके अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करने की, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, तभी तो मूवमेंट होता है। तो मांसपेशियों की जो मसल्स होती हैं उनकी वजह से ही आपके बॉडी में मूवमेंट होते हैं। राइट? और मांसपेशियां किस कलर की होती हैं? रेड कलर की होती हैं। लाल कलर का होता है मांस, है ना? रेड कलर की होती है मांसपेशियां। अब लाल कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो बच्चा इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिस पिगमेंट को मायोग्लोबिन पिगमेंट कहते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? रेड कलर ऑफ मसल्स इज ड्यू टू विच पिगमेंट? हीमोग्लोबिन मत कर देना, मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन खून को लाल रंग देता है, और मांस को लाल रंग कौन देता है? मसल्स को लाल रंग कौन देता है? मायोग्लोबिन पिगमेंट। कौन देता है? मायोग्लोबिन पिगमेंट। तो रेड कलर आपकी मसल्स का किसकी वजह से होता है? मायोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से। और जब आप मसल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो, टू स्टडी अबाउट मसल्स, मांसपेशियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। वो ब्रांच जिसके अंदर आप मसल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो, वो ब्रांच क्या कहलाती है? मायोलॉजी कहलाती है। ठीक है? एक ऐसा ही होता है माइकोलॉजी। देखो बेटा एसएससी वालों में बहुत पूछा जाता है। एक होता है माइकोलॉजी, अगर सी लग गया तो ये स्टडी होती है फंगी की, कवक की।
कवकों के बारे में अध्ययन करना, कवक या फफूंद के बारे में अध्ययन करना माइकोलॉजी होता है। अब सी हटा दोगे तो वो किसका बन जाएगा? मसल्स का बन जाएगा बेटा, मसल्स का बन जाएगा। ओके वैदिक शुक्ला, थैंक यू बेटा। आरआरबी के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से सॉल्व होने लगे हैं बायो का, पहले बहुत डर लगता था। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। चलो सुनो, मैंने कहा मसल्स का लाल कलर किसकी वजह से? मायोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से। और मसल्स के बारे में स्टडी करना मायोलॉजी, जबकि माइकोलॉजी किसकी स्टडी होती है? फंगस या कवक की होती है। ठीक है बेटा, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। मसल्स का काम आपको समझ में आ गया होगा। मसल्स क्या करती हैं? हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं, उठना बैठना दौड़ना भागना सोना लेटना करवट लेना, ये सब मसल्स की वजह से होता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में मूवमेंट होता है, हलचल होती है। आपके बॉडी के पोस्चर जो बनते हैं वो सारे इसी की वजह से बनते हैं। ठीक है, चला आइए, जो हमारे बॉडी में मसल्स होती हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी में बांटते हैं। नंबर 1 पे आती हैं स्केलेटल मसल्स, जिनको हिंदी में कंकाल मांसपेशी, है ना, कंकाल, आगे आप मांसपेशी लिख दोगे, कंकालीय मांसपेशी स्केलेटल मसल्स कहते हैं। दूसरी आती है, उनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स, चिकनी मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी। और जो तीसरी आती है उनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स, यानी कि हृदय की मांसपेशी। बेटा ये तो नाम से ही क्लियर है, मैंने पढ़ाया है। कार्डियक टर्म का मतलब क्या होता है? हार्ट, हृदय। कार्डियक शब्द आप किसके लिए काम में लेते हो? हृदय के लिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये किस में होती है? ये आपके हार्ट में पाई जाती है। चलो ये तो मैम समझ में आ गई। ठीक है, हमारे बॉडी में जो मसल्स होती हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। कंकालीय मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी, हृदय की मांसपेशी। इन तीनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? सुनो, जो स्केलेटल मसल्स होती है ना, वो वॉलेंट्री होती हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक होती हैं, ये हमारी इच्छा से काम करती हैं। सुनो बच्चों, मैंने इस हाथ को इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करवाया, तो यहाँ पे जो मसल्स हैं वो ऐसे ही तो मूव कर गई, ये मेरी इच्छा से मूवमेंट हो रहा है। ऐसे ऐसे ये सारे जो मूवमेंट जो मैं करवा सकती हूं, ऐसी मसल्स जिनके अंदर जो मूवमेंट हो रही है, जो हलचल हो रही है, जिसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, जो मेरी इच्छा से काम कर रही है, वो वॉलेंट्री मसल्स हैं। और वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं? वो होती हैं स्केलेटल मसल्स। इसका मतलब मैम, जहां जहां हमारे बॉडी में जितने मूवमेंट हम कर रहे हैं, उसकी वजह से जो मांसपेशियों में हलचल या मूवमेंट हो रहा है, वो कौन सी मसल्स हैं? वो स्केलेटल मसल्स हैं। बिकॉज स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होती है, हमारी इच्छा से काम करती हैं। जबकि बच्चों जो स्मूथ और कार्डियक मसल्स होती हैं, ये दोनों इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? अनैच्छिक होती हैं। अनैच्छिक का मतलब है ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं भैया, ये खुद की इच्छा से काम करती हैं। आप इन्हें चाह के भी रोक नहीं सकते, आप इनको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। कैसे मैम? ये मसल्स कहाँ होती हैं? देखो बेटा, फूड पाइप में होती हैं। अब फूड पाइप का काम क्या है? जैसे ही आपने मुंह में खाना खाया, वो गले में गया, गले में पाइप है और पाइप से सारा खाना पेट में आ जाता है। तो क्या आप कंट्रोल कर सकते हो फूड पाइप के मूवमेंट को? भाई इस तरीके से फूड पाइप होता है, इसमें खाना आता है, यहाँ 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 ऐसे होता हुआ, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे जो मसल्स होंगी जो इनको मूवमेंट करवा के इस खाने को यहाँ से नीचे लेके जा रही है पेट में, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ जी मैम, नहीं है। कंट्रोल कर सकते हो क्या कि आज तो मुंह का खाना मुंह में ही रखूंगा, है पेट में जाने ही नहीं दूंगा? नहीं रख सकते। तो ये कैसा एक्शन हो गया? ये इनवॉलेंट्री हो गया, अनैच्छिक हो गया। जैसे आपके पेट में खाना आता है, पेट से फिर आंतों में जाता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आज तो पेट का खाना पेट में रखूंगा, आगे छोटी आंत में नहीं भेजूंगा? नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी इच्छा से काम ही नहीं कर सकती वहां की मांसपेशी। तो ये पेट में पाई जाती है, ये छोटी आंत में, ये बड़ी आंत में फूड पाइप, यानी कि जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है, वो उन सारे के सारे के अंदर कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? स्मूथ मसल्स पाई जाती है। फूड पाइप में देखो, खाना मुंह में खाया, फिर गले में पाइप में गया, फिर पेट में गया, पेट से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत में, अपने आप ही तो जाता है, आप तो बस खाते हो ना।
तो वो किसकी वजह से, वो मांसपेशियों की वजह से। मांसपेशियों में मूवमेंट होगा ऐसे ऐसे, तो वो सारा खाना आगे से आगे जाता रहेगा। क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वहां पे जो मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन में फूड पाइप, भोजन नली होगा, पेट होगा, छोटी आंत होगा, बड़ी आंत होगा, या लिखा हुआ होगा आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक, ऐसा कोई ऑप्शन पक्का होगा। ठीक है। और तीसरी आती है कार्डियक मसल्स, भैया जो हार्ट के अंदर होती हैं। कार्डियक शब्द का मतलब ही हार्ट होता है। हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, पढ़ाइए मैंने बात ये, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स किसकी वजह से? भैया मूवमेंट ही तो हो रहा है, ये हार्ट धक 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 ऐसे कर रहा है। डायस्टोल सिस्टोल किसकी वजह से? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, हृदय एक मांसपेशी अंग होता है, मैंने कहा है मांस का टुकड़ा होता है। तो ऐसी मांसपेशियां जो हार्ट को बनाती हैं उनको कार्डियक मसल्स, उनको हृदय की मांसपेशियां कहते हैं। और हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं वो भी कैसी होती हैं? वो भी इनवॉलेंट्री होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। हृदय वाली तो बिल्कुल अनैच्छिक होती है, नहीं रोक सकते, रोकोगे तो मर जाओगे, हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई। 3 टाइप के मसल्स। अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, वो कौन सी मसल्स हैं जो वॉलेंट्री हैं। एग्जामिनर पूछ ले वो कौन सी मसल्स हैं जो वॉलेंट्री हैं, तो आप क्या बताओगे? स्केलेटल मसल्स। उठ रहे हो, बैठ रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, पसीना पहुंच रहे हो, हाथ में ऐसे योगा कर रहे हो, जिम कर रहे हो, जिम्नास्टिक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो मूवमेंट करवा रहे हो वहां पे कौन कौन सी मसल्स हैं? वो स्केलेटल मसल्स हैं। आपसे पूछे एग्जामिनर कौन कौन सी मसल्स हैं जो इनवॉलेंट्री हैं, जो अनैच्छिक हैं, तो अनैच्छिक कौन कौन सी? स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। फिर आपसे पूछे स्मूथ मसल्स कहां होती हैं, या तो क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछेगा या एग्जामिनर ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है। और तीसरा आपसे पूछेगा कार्डियक मसल्स कहां होती हैं, या हृदय में जो मांसपेशी होती है वो कौन सी होती है, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री? तो आप बताओगे इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी सोचा आज तो हार्ट को धक धक नहीं करवाता हूं, बेचारे को आराम देता हूं, कल करूंगा, नहीं ना, वो हमारी इच्छा से नहीं काम करती। हमारी इच्छा से सिर्फ एक मसल काम करती है, दैट इज स्केलेटल मसल, कंकालीय मांसपेशी। कंकालीय मांसपेशी, सिर्फ ये मांसपेशी ऐसी होती है जो हमारी पसंद से, यानी कि हम उनको चाह के काम कर, भाई मैंने हाथ जोड़ लिया, ऐसे मैं मूवमेंट नहीं करवा रही, अब मैंने ऐसे करा, तो यहाँ पे स्केलेटल मसल्स हैं ये सारी। जैसे यहाँ पे जो मांसपेशी होती है उसको बाइसेप बोलते हैं, इसको ट्राइसेप बोलते हैं। बोलते हैं ना जिम जाते हैं जो लोग, मेरा बाइसेप्स बनने लग गए, मेरे ट्राइसेप्स बनने लग गए, ये क्या है? ये मांसपेशी है, मसल्स हैं ये क्या है? ये मसल्स है, मांसपेशी है। अब कौन सी मसल सबसे बड़ी होती है और कौन सी छोटी होती है, जरा ये 2-3 पॉइंट लिख लेना। कौन कौन सी मसल? जैसे आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? बच्चों हड्डी सबसे छोटी कौन सी होती है? बताओ जरा, सबसे छोटी हड्डी कौन सी थी? कान की। और कान की कौन सी थी? स्टैपीज, है ना। कान की ही हड्डी छोटी होती है, कान की मांसपेशी, बस नाम अलग हो जाते हैं। स्टैपिडियस बोलते हैं बेटा, स्टैपिडियस, सबसे छोटी मांसपेशी को स्टैपिडियस कहते हैं, स्टैपिडियस कहते हैं। लिख लिया। अब आपसे पूछे बेटा क्या लॉन्गेस्ट मांसपेशी कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी। अच्छा कौन सी होती है और कहां होती है? बस ये 2 चीजें याद रखनी है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी कहां होती है, लिख लेना ये आगे ना, ईयर में होती है, ये कान में होती है, कान में, कान की हड्डी छोटी होती है, कान की मांसपेशी छोटी होती है। ठीक है। सबसे बड़ी मसल कहां की होती है? थाई की, नाम होता है सार्टोरियस, सार्टोरियस, सेम नाम हिंदी में है सार्टोरियस। कहां पे होती है ये? सार्टोरियस, ये होती है आपकी थाइज में। थाई का मतलब होता है जांग में, जांग की ही हड्डी लंबी होती है और जांग की ही क्या होती है? मांसपेशी लंबी होती है। भाई हड्डियों के ऊपर ही तो मांस लगा हुआ होता है, हड्डी से खुचर खुचर के तो मांस को अलग करते हैं। तो जब हड्डी लंबी है तो वहां का मांस भी लंबा होगा, जब हड्डी छोटी है तो उसके ऊपर का मांस भी छोटा होगा। सिंपल सी बात है ना।
तो हड्डी सबसे लंबी कहाँ की होती है? थाई की, फीमर। तो उसके बाहर मांस लगा होगा वो भी सबसे लंबा होगा। सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है? कान की। तो उसके बाहर जो मांस लगा होगा वो भी सबसे छोटा होगा, राइट। तीसरा एक और याद कर लो, ब्रॉडेस्ट मसल, है ना। ब्रॉडेस्ट मसल, सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ये भी आ जाता है, ब्रॉडेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ब्रॉडेस्ट का मतलब है सबसे चौड़ी। कभी कभी एग्जामिनर इसको लार्जेस्ट बोल देता है बेटा। देखो, लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबाई में लंबे, और यहाँ पे लार्जेस्ट का मतलब है चौड़ाई में, चौड़ाई में, ठीक है। तो आप लिखोगे सबसे चौड़ी या सबसे बड़ी मसल, सबसे चौड़ी लिख लो आप। सबसे चौड़ी मांसपेशी हिप की मांसपेशी होती है, और इसका नाम होता है, आप बताओगे, ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस, मैक्सिमस सेम नाम ही हिंदी में है, ग्लूटियस मैक्सिमस। ये लो, ये सबसे चौड़ी होती, कहाँ होती? हिप में। जो आपके हिप्स होते हैं ना, उनके बाहर जो हड्डी लगी, मांसपेशी लगी हुई थी, वो हिंदी में बोलते हैं नितंब। नितंब मांसपेशी हिप्स में होती है, बटक में होती है, हिप्स या बटक बोलो, ठीक है। तो 3 पॉइंट ये आते हैं। अब फटाक फटाक देखो, मसल्स मस्कुलर सिस्टम बनाती है, ठीक है। मसल्स क्या है? मसल्स एक टाइप के टिश्यूज होते हैं जो आगे चल के मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं, मांसपेशीय तंत्र बनाते हैं। मसल्स के अंदर क्या होता है? लाल कलर की होती है, किसकी वजह से होती है? मायोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होती है। इनका स्टडी मायोलॉजी कहलाता है। 3 टाइप की मसल्स होती है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। जो हार्ट में होती हैं वो बेटा कार्डियक मसल्स कहलाती हैं। जो स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में मूवमेंट करवाती हैं, उनको हम स्मूथ या चिकनी मांसपेशी कहते हैं, जो आंख की शेप में होती हैं। और तीसरी जो होती है वो जो हमारी इच्छा से काम करती है, उनको स्केलेटल मांसपेशी कहते हैं। जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, जैसे ये फीमर के बाहर रहती है वो, ये सब हाथ पांव में ये सब जो मूवमेंट होते हैं, गर्दन में, ये सब मांसपेशी कौन सी होती है? स्केलेटल मांसपेशी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आप बताओगे बेटा, सबसे छोटी ये, सबसे बड़ी ये लंबाई में, और चौड़ी ये होती है। कहां कहां की होती है ये याद कर लेना। तो तीसरे टाइप का टिश्यू भी खत्म हो गया। पहला एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर सिस्टम। मसल्स टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू बोलो। यहीं पर मस्कुलर सिस्टम, यहीं पे मस्कुलर टिश्यूज खत्म हो गए बेटा। साहिल कह रहे हैं सतेंद्र सर को बोलो डेली क्लास लो। बेटा मैं कैसे बोल सकती हूँ? हाँ, तुम कैसी बात करते हो? आप चौथे और लास्ट टिश्यू आते हैं, उनको हम न्यूरल टिश्यू कहते हैं। ये लास्ट टिश्यूज की कैटेगरी है जिनको हम न्यूरल टिश्यूज या तंत्रिका उत्तक कहते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? नर्वस सिस्टम में। अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ाएंगे। नर्वस सिस्टम जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, वो टिश्यूज जो कहां पे होते हैं? जो नर्वस सिस्टम में होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र में उत्तक पाए जाते हैं, उनको तंत्रिका उत्तक कहते हैं। और नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन पढ़ा था हमने? एक ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क, और दूसरा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जिसको मेरु रज्जु कहते हैं। तो वो टिश्यूज जो आपके ब्रेन के अंदर हैं, और ब्रेन से पीछे की तरफ ये मोटी नस जाती है जिसको स्पाइनल कोड कहते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? उनको हम न्यूरल टिश्यूज कहते हैं। अगर आपसे पूछे ब्रेन के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं, तो आप जानते हो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या है? ब्रेन की सेल्स है या नर्वस सिस्टम की सेल्स है? तो ये न्यूरॉन्स जब आपस में बहुत सारे जुड़ जाएंगे, न्यूरॉन्स क्या है? सेल्स हैं, कोशिका हैं। और न्यूरॉन्स जब आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? न्यूरॉन्स का ग्रुप बनाएंगे, और न्यूरॉन्स के ग्रुप को ही तो आप टिश्यू बोलोगे। अरे भैया, सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हो आप? सेल्स के ग्रुप को ही तो टिश्यू कहते हो। तो न्यूरॉन भी क्या है? एक टाइप की सेल्स हैं। कहाँ पाई जाती हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो जब न्यूरॉन्स इस तरीके से में सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़ जाएंगे तो न्यूरॉन्स की एक लेयर बन जाएगी, उसी लेयर को आप टिश्यू बोलोगे। और कौन से टिश्यू? तो आप बोलोगे न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू कहाँ आते हैं? नर्वस सिस्टम में। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, मस्तिष्क में और मेरु रज्जु में। और जब बहुत सारे क्या नर्व्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बोला है? नर्व टिश्यूज बनते हैं।
अरे भैया ब्रेन के अंदर इस तरीके से ये नसें निकलती हैं, ये देखो इनको नर्व्स कहते हैं हम। ये सब मैं नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगी, कितने जोड़ी होती हैं सब पढ़ाऊंगी मैं, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे आपको। तो ये 4 टाइप के टिश्यूज थे बच्चा, यहाँ पे खत्म हो गया आपका चैप्टर। इसी के साथ आपका टिश्यू वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। देख लो स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन आ रही हूं। अब भी किसी को कंफ्यूजन है तो मैं कुछ नहीं कर सकती आपके कंफ्यूजन का। मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, जो नहीं पढ़ाया गया था अभी तक की क्लासेस में वो यहाँ पढ़ाया। टिश्यू क्या होते हैं, फिर मैंने कहा 4 टाइप के, एपिथेलियल, उसके बाद कनेक्टिव या कंपाउंड, इनको कनेक्टिव भी बोलते हैं, ये बात कल ही पढ़ा चुके थे। तीसरे मस्कुलर और चौथे न्यूरल टिश्यू। सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। फिर सिंपल वाले को फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कहाँ कहाँ होंगे सिंपल वाले, ये पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, कनेक्टिव टिश्यू कितनी कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में। फिर कनेक्टिव टिश्यू को हम एक तरीके से और डिवाइड करते हैं कि उसके अंदर जो सेल्स हैं वो लूज हैं या डेंस हैं। उसके आधार पे देखो एरियोलर और लिगामेंट टेंडोन। फिर तीसरा पढ़ा हमने मसल्स और चौथा हमने पढ़ लिया न्यूरल टिश्यूज। ओके, जो नहीं पढ़ाया गया है ना वो मैंने पढ़ाया है। अब आप कहो ब्लड पढ़ा दो मैम, ब्लड पहले पढ़ा चुके हैं। आप कहो मैम हड्डियां पढ़ा दो, पहले पढ़ा चुके हैं। नर्वस सिस्टम पढ़ा दो, नर्वस सिस्टम पहले पढ़ा चुके हैं। वो सेपरेट चैप्टर है, वो सेपरेट चैप्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि टिश्यू से ही तो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं। तो मैंने सिस्टम पढ़ा दिया, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पढ़ा दिया, स्केलेटल सिस्टम में क्या पढ़ा दिया, हड्डियां पढ़ा दी, तो वो वहां पे आ गया टिश्यू, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया। नर्वस सिस्टम पढ़ा दिया तो न्यूरल टिश्यूज आ गए वहां पर, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, ठीक है बेटा। ओके, अब फटाक फटाक से कुछ क्वेश्चन करते हैं 8-10 से, ठीक है। चलो आप 8-10 से क्वेश्चन करते हैं, मैंने कहा था ना इसके 8-10 क्वेश्चन करवा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये ना रेलवे के प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है। ये रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पूछे हुए हैं। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो। टिश्यू वाले चैप्टर से रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर ये आप कर पा रहे हो इसका मतलब मैंने आपको पढ़ाया, आपने पढ़ा अच्छे से। चलो, विच टिश्यूज एक्ट्स एज फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। फर्स्ट लाइन क्या है, स्किन। स्किन आपके बॉडी की फर्स्ट लाइन क्या है, स्किन। सबसे पहला लाइन क्या है आपका, स्किन है। तो स्किन के अंदर कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं भैया, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा दिया। स्किन के अंदर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल लिखा हुआ हो या एपिथेलियम लिखा हुआ हो, बात सेम है, ठीक है। एपिथेलियल या एपिथेलियम दोनों सेम होते हैं बेटा। तो पूछ रहा है कौन सा उत्तक किसी भी भौतिक या रासायनिक क्षति से शरीर के लिए सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में काम करता है। ये स्किन सबसे फर्स्ट लाइन कहलाती है हमारे बॉडी की। जब भी बाहर से कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर आएगा वो कहां से, इसी से तो आएगा। तो ये कौन से टिश्यूज की बनी हुई है बताओ जरा, ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। एडिपोज टिश्यू में तो क्या होता है मैम, फैट स्टोर होता है मैम। एडिपोज टिश्यू तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं मैम, है ना। मस्कुलर टिश्यूज का काम तो मूवमेंट करवाना होता है मैम। एरियोलर टिश्यूज इंटरनल ऑर्गन्स को लेयर बना के प्रोटेक्ट करते हैं। जबकि आपसे तो फर्स्ट लाइन पूछा, फर्स्ट लाइन इज स्किन, त्वचा। थोड़ा घुमा के पूछा, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता तो आप घबराते नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में मैंने 3 कैटेगरी पढ़ाई थी। सरल, उपकला, उत्तक, 3 टाइप के थे। स्क्वामस जिसको सल्की बोला था, क्यूबोइडल घन के आकार के, कॉलमनार। कॉलमनार कौन सा, तो आप बताओगे बेटा कॉलमनार कौन सा, आप बताओगे कॉलमनार में क्या था, हिंदी में क्या था कॉलमनार, खंबे के जैसा। ये 3 कैटेगरी थी। स्क्वामस बिल्कुल होते हैं, क्यूबोइडल बिल्कुल होते हैं, कॉलमनार ये तीनों ही तो सिंपल है। कंपाउंड तो अलग होते हैं बेटा। कंपाउंड तो एक खुद कैटेगरी होती है टिश्यूज की। तो इसमें डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आता है सेल्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम आर। जो स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस टिश्यू था, उसकी सेल्स कैसी थी, कल पढ़ाया था। स्क्वामस की चपटी होती है, कॉलमनार की खंबे जैसी होती है लंबी लंबी, और तीसरा मैंने पढ़ाया था आपको क्यूबोइडल, क्यूब के जैसी। तो जरा बताओ इसकी सेल्स कैसी होंगी। डी कैसे बोल रहे हो आप, डी कौन बोल रहा है, ये राहुल डी कैसे हो जाएगा बेटा, आशीष डी कैसे हो जाएगा, टिंकू कुमार तुम भी डी बोल रहे हो, सब लोग डी कैसे बोल रहे हो।
फ्लैट प्लेट लाइक, फ्लैट चपटी होती है, प्लेट कैसी होती है, चपटी होती है प्लेट, तस्तरी जिसको बोलते हैं, सी होगा बेटी भैया, कल बहुत अच्छे से पढ़ाया था। स्क्वैमस टिश्यूज की सेल्स फ्लैटर्न्ड होती हैं, ये बात पढ़ाई थी बेटा, चपटी होती हैं, प्लेट के जैसी, तस्तरी की जैसी। ऐसे मत करो, ठीक है ना, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा तुम लोगों का। आइए अगला, द स्टोरेज ऑफ फैट्स इन एनिमल्स अकर्स इन विच टिश्यू। कहा था ना ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, देख लो रेलवे के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। हाँ जी, फैट जंतुओं के किस प्रकार के उत्तकों में, अब यहाँ पर उत्तक नहीं, यहाँ पे सेल्स दे दी, अभी तो पढ़ाया था क्या, एडिपोज टिश्यू में कौन सी सेल्स होती हैं, एडिपोसाइट, और एडिपोज टिश्यू में क्या स्टोर होता है भैया, फैट स्टोर होता है। ऑस्टियोसाइट तो मैम बोन्स में होती हैं, आपने पढ़ाया था, हड्डियों में होती हैं, और कॉन्ड्रोसाइट कल पढ़ाया था, किस में होती है, कार्टिलेज में होती है, कार्टिलेज में होती है, उपास्थियों में होती है, पढ़ी थे ना, मैंने कहा था ना हड्डियों में जो सेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, तीनों ही हड्डियों में होती हैं। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कहाँ होती हैं, आप बताओगे बेटा, कार्टिलेज में होती है, उपास्थियों में होती है, और एडिपोज टिश्यू में होती है, उनको एडिपोसाइट कहते हैं। तो जब फैट ज्यादा होता है वो एडिपोज टिश्यू की सेल्स होती है ना, एडिपोसाइट, उसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है। और अभी मैंने एक चीज और पढ़ाई थी, मास्ट सेल कहाँ होती है, मास्ट सेल्स वो होती हैं जो हिस्टामीन केमिकल रिलीज करती हैं, और हिस्टामीन क्या होता है, एलर्जी करवाने वाला, और जो एलर्जी करवाने वाला होता है मास्ट सेल, वो किस में, वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज में पाई जाती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियल टिश्यूज आर अराइजिंग फ्रॉम, एपिथेलियल टिश्यू कहां से अराइज होते हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं, एपिथेलियल टिश्यू कहां पाए जाते हैं, स्किन में पाए जाते हैं, और हमारी जो स्किन है ना वो इन तीनों लेयर्स बनी हुई होती है, स्किन तीनों लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म होती है स्किन की, बीच वाली होती है वो मीजोडर्म होती है, ओ मीजो यहाँ है ना, तो बीच वाली ये होगी, ये बीच वाली है, और ये सबसे इनर है, अंदर वाली है। ये तीनों लेयर मिलकर ही आपकी स्किन बनाती हैं। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है भैया, तीनों लेयर से मिलकर स्किन बना है, तो स्किन में कौन से टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू यहां से भी निकलेंगे, यहां से भी निकलेंगे, यहां से भी निकलेंगे। हाँ, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप बताओगे बेटा इसका आंसर डी होना चाहिए। डी क्यों होगा अंशुल राठौड़, तो चारों ही